नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए होगी, इतिहास विषय की। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के तहत किस तरह बक्सर का युद्ध होता है और बंगाल के नवाबों को किस तरह अंग्रेजों के द्वारा अपनी अधीनता स्वीकार की जाती है और बंगाल में जो संप्रभुत्व शक्ति के रूप में उभर कर आती है और धीरे धीरे भारत पर अपना आधिपत्य कैसे जमाती है अंग्रेज। तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाबों को कठपुतली नवाब बना दिया जाता है और अपनी इच्छानुसार नवाब बदले जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और इसी दौरान जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो प्लासी के युद्ध का जो अधूरा कार्य था उस बक्सर के युद्ध ने कर दिया था और बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा स्थापित हो जाता है और भारत के लिए उनका मार्ग खुल जाता है बंगाल से इस तरह। तो हमने प्लासी का युद्ध पढ़ ही लिया था जो 1757 ईस्वी में, और उसके पश्चात जो बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा जो मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य हुआ और किस तरह अंग्रेज अधिकारी वेंसीटोट द्वारा उसे पराजित कर दिया जाता है। तो उसके पश्चात क्या होता है, उन युद्धों के होने के पश्चात क्या होता है, जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं, जो अंग्रेज उच्च अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा शासन सत्ता संभाली जाती है व्यवस्थाएं। तो उसमें वेंसीटोट जो पहले थे अपने वेंसीटोट महोदय, वेंसीटोट ये महोदय क्या होते हैं, पुनः इंग्लैंड चले जाते हैं और कलकत्ता काउंसिल के लिए दोबारा क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था 1757 ईस्वी में, जिनकी भूमिका अहम थी। और कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका मुख्य रूप से थी और इनको बहुत ही जो सम्मान है जो ब्रिटेन में मिला है, लंदन में, इसी कारण से। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्या होते हैं, जो शुरुआत में अगर इनके शुरुआत जीवन की बात करें तो छोटे से क्लर्क के पद पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त हुए थे, लंदन से भारत आए थे और क्लर्क के पद से पदोन्नति उन्नति करते हुए धीरे धीरे ये गवर्नर जनरल के पद पर पहुंच जाते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को पुनः भेजा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुधारने के लिए। और 1764 ईस्वी के पश्चात जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके पश्चात जो कंपनी के समक्ष समस्या आ जाती है उनको सुधारने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को पुनः भेजा जाता है, क्योंकि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो रॉबर्ट क्लाइव पुनः लंदन से क्या करते हैं, लंदन से पुनः भारत आते हैं। अब लंदन से भारत आते ही कि उसके समक्ष समस्या होती है, क्यों कंपनी के जो व्यक्तियों कर्मचारियों के द्वारा अत्यधिक भ्रष्टाचार किए जाने लगता है और धन को अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास किया जाता है और राजा महाराजाओं से भेंट और घूस वसूली जाती है। तो कंपनी की स्थिति को पुनः सुधारने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा गया। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत आते हैं। भारत आने के पश्चात सबसे पहले ये इलाहाबाद की संधि करते हैं 12 अगस्त 1765 से। मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, जिन्हें बक्सर के युद्ध में वेंसीटोट के द्वारा पराजित किया गया था, उनके साथ ये संधि पत्र तैयार किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इसमें क्या क्या शर्तें थी और क्या क्या शर्तें का पालन किया गया था। कड़ा और इलाहाबाद जो अवध का क्षेत्र था, कहाँ का क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र था। उस दौरान वेंसीटोट और शाह आलम द्वितीय के मध्य समझौता था कि पूरा का पूरा अवध है जो आपको दे दिया जाएगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। लेकिन क्लाइव भारत आने के पश्चात अवध को देने से मुगल बादशाह को मना करते। उनका मानना था कि अगर अवध सीधा जो केंद्रीय सत्ता है जो वर्तमान समय में कमजोर हो गई, अगर इनको दे दिया जाएगा तो अवध में सीधे आक्रमण, मराठाओं के आक्रमण बढ़ जाएंगे और अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। इससे क्या होगा कि जो बंगाल की सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाएगी और अंग्रेजों के समक्ष समस्या खड़ी हो सकती है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया जाता है, अवध इनको न देकर सिर्फ कड़ा और इलाहाबाद के प्रांत दे दिए जाते हैं। इस संधि के तहत 12 अगस्त 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के मध्य पूर्ण होती है। और इसी संधि के दौरान जो बंगाल के नवाब का पद रिक्त हो जाता है। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत पहुंचता है तो मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर की मृत्यु होने के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला का बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कलकत्ता काउंसिल के द्वारा था। तो मुगल बादशाह के द्वारा इसको मान्यता दे दी जाती है। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता और इसे मान लिया जाता है। ये अल्पवयस्क पुत्र था,
अल्पवयस्क था और ये पुत्र था मीर जाफर का। मीर जाफर जो बंगाल का नवाब रह चुका था, मीर कासिम उसका दामाद था और वो नवाब बना था। मीर जाफर को पहले अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया था, मीर कासिम को नवाब बनाया था, पुनः अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र को इस संधि के दौरान बंगाल का नवाब मान लिया जाता है और ये मान्यता मुगल बादशाह द्वारा दे दी जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो प्रांत था, पहले से इन्होंने जो दस्तक तो प्राप्त कर ही रखा था, अब इसके दीवानी अधिकार जो राजस्व संग्रहण संबंधित अधिकार है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं इस संधि के तहत, और 26 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल बादशाह को देने का समझौता होता है। इस दीवानी की एवज में बंगाल, बिहार जो उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलती है उसके लिए 26 लाख रुपए प्रति वर्ष वार्षिक कर है जो मुगल बादशाह को दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो इस तरह इलाहाबाद की संधि संपूर्ण होती है और उसके पश्चात क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बहुत ही चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ बिहार के और बंगाल के नवाबों के साथ भी अलग समझौता किया जाता। बंगाल और अवध के नवाबों के साथ भी अलग संधि और समझौता किया जाता है। उनके समक्ष क्या संधि और समझौता किया जाता है देखते हैं हम। जो बंगाल का अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और जो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ था, मीर कासिम शुजाउद्दौला, और जो बंगाल के जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य जो युद्ध होता है उसमें बक्सर के युद्ध में ये तीनों पराजित होते हैं। तो अब बारी आती है अवध के नवाब की। तो मीर कासिम के द्वारा कंपनी के समक्ष अपने समर्पण कर दिया जाता है और इस समर्पण के दौरान ही, एक मिनट रुकिए, आप आवाज़ आ रही है। बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रही है इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया। 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे खेद है। और अपन बात करते हैं पुनः अपने टॉपिक के ऊपर ही। तो बात करते हैं जो इसके द्वारा मुगल जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पुनः इनके साथ समझौता किया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्या मध्य समझौता होता है और इनके द्वारा अलग से संधि की जाती है। उस संधि के दौरान ये शर्तें रखी जाती है। अवध जो है, अवध का क्षेत्र पुनः शुजाउद्दौला को लौटा दिया जाता है और इसके जो अवध का जो चुनार का दुर्ग, जो चुनार का किला है, ये अंग्रेजों के द्वारा अपने पास ही रख लिया जाता है। और अवध के नवाब ने ये बात भी मानी कि 50 लाख रुपए वह युद्ध का हर्जाना क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। ये बात स्वीकार की जाती है शुजाउद्दौला के द्वारा। और इसके बदले में क्या करेगी अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये आश्वासन दिया कि आपकी सैनिक सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन सैनिक सुरक्षा की एवज में हमें जो सैनिक वे आपको जो सेना का खर्च होगा वो देना होगा। तो ये बात भी नवाब के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। इस तरह शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये समझौता तय होता है। अब बात करते हैं बंगाल के नवाब की। तो बंगाल के नवाब से भी पृथक समझौता किया। तो बंगाल के नवाब की बात आती तो बंगाल का नवाब कौन था उस वक्त? नजमुद्दौला था। ये बात मैंने आपको बताया, जो मीर जाफर का अल्पवयस्क पुत्र था, इसे मुगल बादशाह द्वारा शासक नियुक्त किया जाए, क्योंकि वैधानिक शक्ति जो भारत में उसमें कानूनी शक्ति है, सबसे श्रेष्ठ जो केंद्रीय सत्ता थी वो मुगल थी। हालांकि वो जो उनकी शक्ति काफ़ी जर्जर और कमज़ोर हो चुकी है, वो नामात्र के शासक थे। इस समय जो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता उभर कर आती है और ब्रिटिश जो अंग्रेज है उनका जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं तो बंगाल के नवाब के साथ प्रत्यक्ष संधि की जाती है। तो बंगाल के नवाब के दौरान प्रत्यक्ष संधि की जाती है तो कार्यों का विभाजन होता है, जो अधिकार है उनका विभाजन कर लिया। निजामत के अधिकार तो बंगाल के नवाब को दे दिए जाते हैं और दीवानी अधिकार कंपनी के द्वारा अपने पास रख लिए जाते हैं और इसी विभाजन को द्वैध शासन कहते हैं। तो बंगाल में जो द्वैध शासन की स्थापना कैसे होती है, जो द्वैध शासन से तात्पर्य हमारा दोहरा शासन, दो शक्तियों द्वारा विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन किया जाता है, उसे ही द्वैध शासन और दोहरा शासन। द्वैध शासन का अर्थ है दोहरा, यानी दो शासन जो
शक्तियों द्वारा शासन किया जाता है उसे ही द्वैत शासन कहते हैं। तो द्वैत शासन की बात करते हैं तो द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई और 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा समापन किया गया। तो समापन किसके द्वारा किया जाता है? समाप्त वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं द्वैत शासन। ये जो हमने पढ़ा है, अभी हम द्वैत शासन को पढ़ेंगे। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कैसे होती है, तो और द्वैत शासन की शुरुआत की जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो हम शुरुआत करते हैं द्वैत शासन की। द्वैत शासन से हमने वैसे भी बताया, दो पृथक शक्तियों द्वारा जो शासन किया जाता है उसे ही द्वैत शासन कहा जाता है। तो बंगाल के नवाब के समक्ष और अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव ने जो समझौता किया, उसी के दौरान द्वैत शासन की स्थापना हुई। अब द्वैत शासन में अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया, निजामत के अधिकार और दीवानी के अधिकार। तो निजामत के अधिकार तो किसके पास रहेंगे? बंगाल के नवाब के पास रहेंगे। और दीवानी के अधिकार किसके पास रहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगे। अब बात करते हैं निजामत के अधिकार के। निजामत आक्रमणों का सामना कौन करेगा? बंगाल का नवाब करेगा। और शांति व्यवस्था बंगाल के अंदर स्थापित करने का कार्य और जिम्मेदारी किसको है? नवाब को होगी। और फौजदारी न्याय, जो वहाँ की जो जनता है उनमें आपस में किसी तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका न्याय भी निजाम के द्वारा किया जाएगा, नवाब के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से इस व्यवस्था को कहा जाता है कि नवाब को जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं थे। तो इसको निजामत के अधिकार जिम्मेदारी बगैर गैर अधिकार भी माना जाता है। अब बात करते हैं दीवानी अधिकार। तो दीवानी अधिकार ले लिए कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अधिकार लिए, जो राजस्व का निर्धारण होगा, टैक्स किससे कितना लेना है, टैक्स में किसको छूट देनी है और टैक्स वसूली का कार्य, तो सारे नगद जो पैसों का काम तो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया और बगैर पैसों का काम दे दिया नवाब को। क्योंकि निजामत की व्यवस्था है, उसका बगैर पैसों के लिए प्रबंध नहीं किया जा सकता। तो पैसों का लेन देन अपने हाथों में ले लिया। हालांकि कंपनी ने ये बात तय की कि आपको निजामत के अधिकार पूरे करने की एवज में 53 लाख रुपए कंपनी के द्वारा दिए जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ये बंगाल के नवाबों को निजामत का संचालन करने के लिए 53 लाख रुपए देगी। अब कंपनी के समक्ष समस्या आती है, क्योंकि दीवानी अधिकार उन्होंने ले लिया, तो इस क्षेत्रों की राजस्व निर्धारण और राजस्व वसूली की उन्हें समझ नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता लेते हुए दीवानी अधिकारों का पूर्ण वहन किया जाता है। तो इसमें मोहम्मद रजा खां का नाम आता है। मोहम्मद रजा खां को क्या कहते हैं? बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। राजस्व एकत्रण करने का, राजस्व निर्धारण करेगा, इसको कार्यभार सौंप दिया जाता है। और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी भारत में सर्वा कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। तो इनके द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है। और ये इस तरह से द्वैत शासन से आप समझ गए होंगे कि अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है शासन संचालन में, कि और इन दो शक्तियों के अंदर अधिकारों का विभाजन कर दिया, उसे द्वैत शासन करते हैं। पहले भी अधिकारों का विभाजन, केंद्रीय शक्ति अपने हाथ में दीवानी अधिकार रखती। बंगाल के सूबे की बात करें तो बंगाल के नवाबों के पास पहले निजामत के ही अधिकार थे और केंद्रीय शक्ति के पास दीवानी अधिकार थे। जिस तरीके से बंगाल शासक स्वतंत्र होते गए तो स्वेच्छाचारी व्यवहार करने लगे और बंगाल में जो निजामत के अधिकार और दीवानी अधिकारों का भी अधिग्रहण भी बंगाल के नवाबों द्वारा कर लिया जाता है। इस तरह दोहरे शासन को हमने पढ़ा। अब दोहरे शासन का प्रभाव की बात करते हैं तो दोहरे शासन का प्रभाव अत्यधिक बुरा रहा। बंगाल को बुरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा लूटा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य सिर्फ जो धन कमाना था। और इसी दौरान दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। तो कंपनी के द्वारा राजस्व वसूली जो कृषि क्षेत्र में उनकी ठेकेदारों को दी जाती है। जो अत्यधिक बोली लगाते हैं उनको ठेकेदारी दी जाती है और वो कृषकों द्वारा बहुत ही निर्दयता के साथ कर वसूलते हैं।
और कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती। बात करते हैं व्यापार की, तो दस्तक प्रथा के दौरान व्यापारियों जो अंग्रेज व्यापारी हैं उनके द्वारा भी उसका दुरुपयोग किया जाता है और व्यापार को भी बहुत अवनति होती है। इस समय के दौरान व्यापारियों को मजबूर किया जाता है, जो रेशम का व्यापार है उस पर एकाधिकार अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता है और भारतीय व्यापारियों को रेशम जो कारीगर है उनको रेशम का कार्य करने के लिए कहा जाता है और अगर उनके द्वारा कार्य करने से मना किया जाता है उनके हाथ के अंगूठे काट दिए जाते हैं और व्यापारियों और कृषकों द्वारा बंगाल से पलायन कर लिया जाता है और बंगाल का बुरी तरह से आर्थिक शोषण शुरू हो जाता है। अब ये क्लाइव की बात करते हैं। क्लाइव बहुत ही चतुर और बुद्धिमानी व्यक्ति थे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे बहुत ही श्रेष्ठ बताया, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहासकारों ने इसे धूर्त और बहुत ही कपटी बताया है। रॉबर्ट क्लाइव छोटी सी उम्र में कंपनी में भर्ती हो जाता है क्लर्क के पद पर और धीरे धीरे पदोन्नति के द्वारा गवर्नर जनरल के हैसियत से पहुंचता है और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जब पुनः 1767 ईस्वी में लंदन वापस जाता है तो इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लंदन की संसद में मुकदमा भी चलाया जाता है और इसके अंतिम समय की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इस आरोपों मुकदमों से दुखी होकर अपनी जो लास्ट में इसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। तो आज हमने पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों क्लाइव की दूसरी गवर्नरी के बारे में और क्लाइव के आने के पश्चात क्लाइव ने क्या किया, जो मुगल बादशाह के साथ किस तरीके से संधि की क्या क्या शर्तें रही और रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरे शासन की स्थापना बंगाल में कैसे की और ब्रिटिश सत्ता को कैसे मजबूती प्रदान की। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। किसी तरह की शंका समस्या और समाधान हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से पहुँच सकते हैं और आगे की क्लास हमारी यूँ निरंतर चलती रहेगी। तो आज हमने जो चैप्टर है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना वो अध्याय अपना समाप्त होता है। ये तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए जो आधुनिक भारत की बुक है उसमें जो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना ये हमने पढ़ लिया और आगे की क्लास में हम दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।